Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट कोर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट शीट के बारे में। कॉस्ट शीट एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। और हमने पहले क्लास में कॉस्ट शीट का क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है उसका एडवांटेजेस वो हमने डिस्कस किया था, ओके। सो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले, आज के क्लास में हम पूरे डिटेल में कॉस्ट शीट के जो भी एलिमेंट्स है उसे समझेंगे, ठीक है। कॉस्ट शीट में अभी तक हमने कवर किया है व्हाट इज कॉस्ट शीट, व्हाट आर द एडवांटेजेस और यूसेज ऑफ कॉस्ट शीट, एंड उसके बाद हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था। और मैंने आपको बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस चैप्टर में कुछ है तो वो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, राइट? बिल्कुल सर, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट इससे पूछ लेता है कि आपको सिर्फ फॉर्मेट बनाना है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। और कभी कभी आपको पूछता है कि क्वेश्चन भी दिया होगा, आपको फॉर्मेट के साथ इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो कॉस्ट शीट सर हम कैसे बनाएंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। आपका जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ले लीजिए। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल में आपको कितना लेना है, मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल में आपको क्या लेना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना आपके प्रोडक्ट के लिए यूज किया गया है, ओके। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आप ले लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ले लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस लीजिए, ओके। तीनों को मिला लीजिए। इन तीनों को मिलाने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा प्राइम कॉस्ट। आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को अगर आप मिला लो, जो रिजल्ट आपका आएगा वो आएगा प्राइम कॉस्ट। अब ये प्राइम कॉस्ट में आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है सर, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आपको ऐड करना है प्राइम कॉस्ट में, आपका आ जाएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ओके। उसमें आपको दो चीजें ऐड करना है, एक चीज ऐड करना है, एक चीज माइनस करना है, जो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, ओके। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी आपको ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी आपको क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस आपको ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी आपको माइनस करना है। जो भी आएगा वो आएगा फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट, ओके। आप इसे बोलोगे फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस फैक्ट्री कॉस्ट में आपको चार चीजें ऐड करना है। नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नंबर 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसमें से आपको माइनस करना है एक चीज है, वो है लेस क्रेडिट ऑफ रिकवरीज। अगर कुछ मिसलेनियस इनकम वगैरह आपका हुआ है, ट्रायल रन इनकम वगैरह कुछ हुआ है, या फिर किसी स्क्रैप को बेच के आपका कुछ इनकम हुआ है, वो आपको माइनस करना है। एक और आठ चीज आपको करना है, वो है पैकिंग कॉस्ट, जो कि प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट होता है, ठीक है। सो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और माइनस करना है क्रेडिट ऑफ रिकवरीज। इतना करने के बाद जो आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। इतना माइनस करने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आने के बाद आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में आपको दो चीजें ऐड करना है, एक चीज ऐड करना है और एक चीज माइनस करना है। आपको ऐड करना है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स का कॉस्ट आपको ऐड करना है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का कॉस्ट आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी आपको अगेन चार चीजें ऐड करना है। क्या क्या है वो चीजें सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है वो आपको ऐड करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको ऐड करना है, एंड सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपको ऐड करना है, सेलिंग ओवरहेड आपको ऐड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको ऐड करना है, एंड सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट जो होता है वो आपको ऐड करना है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आपकी फैक्ट्री कॉस्ट में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में। आपका जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड करना है, जो आउटर पैकिंग होता है वो, ठीक है। ये सब ऐड करने के बाद जो आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ द सेल्स। अब इन कॉस्ट ऑफ द सेल्स में आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट का फिगर है वो ले लेना है, या फिर अगर आपका सेलिंग प्राइस पहले से ही तैयार है तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस आपका प्री डिटरमाइंडेड है तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेलिंग प्राइस से माइनस करना है, द रिजल्ट विल बी प्रॉफिट। ये था मोटा मोटी आपका जो कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट या फिर स्पेसिमेन। अब हम बात करेंगे ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में कुछ एलिमेंट्स थे जिसके बारे में हमें जानना चाहिए पूरी डिटेल में। जैसे कि यहां पे मैंने एक नोट लिखा था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल है।
अब हम जो कॉस्ट शीट स्टूडेंट्स बना रहे वो क्यों बना रहे, हम बना रहे किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, ठीक है, तो या फिर डिपार्टमेंट का भी हो सकता है। तो उसमें हम कितना रॉ मटेरियल खरीद रहे वो नहीं लेना है। अगर हम किसी प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकाल रहे, किसी डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकाल रहे, तो हमें ये देखना है कि उस डिपार्टमेंट ने पर्टिकुलर पीरियड में या फिर पर्टिकुलर टाइम में कितना रॉ मटेरियल यूज किया है। इसीलिए हम लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज है जो आप ज्यादा खरीद सकते हो, आप परचेज कर सकते हो, आपकी कॉस्ट आपके स्टोर में होगा, लेकिन वो यूसेज उसका अलग होता है। आपकी जो टोटल कॉस्ट है रॉ मटेरियल का या फिर जितना भी आपके पास इन्वेंट्री है, उससे आपका रॉ मटेरियल यूसेजेस में भी कम हो सकता है, में भी ज्यादा हो सकता है, आप ज्यादा एडिशनली परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो आपको लेना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो आपको क्या लेना है, आपके पास ओपनिंग में कितना रॉ मटेरियल था उसमें आपको ऐड करना है परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। आपको लेना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करना है परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसमें ऐड करना है परचेज, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, ओके। जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके। दोबारा बोलते, ओपनिंग स्टॉक लेना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना है कितना आपने इस साल इस टाइम पीरियड में परचेज किया है, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड द रिजल्ट विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम जो हमारा पहला पॉइंट था वो चला गया। अब चलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में सर हमें क्या लेना है, देखो जितना भी एम्प्लॉय रिलेटेड आपका कॉस्ट है, वेजेस एंड सैलरी वो लेना है, अलाउंसेस एंड इंसेंटिव वो लेना है, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, बोनस एक्स ग्रेटिया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड एज पीएफ एंड अदर फंड्स एंड अदर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। सैलरी में आपका जो जो भी आता है, वेजेस, सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजाइट्स, ठीक है, पीएफ का हो गया या फिर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया, जो भी सैलरी में आता है एम्प्लॉय की सैलरी में, वो सब कुछ यहाँ पे आपका कंसीडर किया जाएगा आज एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। It is the total payment made to employees who engaged in the production of the goods or provision of the services। जितना आपने एम्प्लॉइज को पे किया है, चाहे वो नॉन मॉनिटरी वे में हो चाहे वो मॉनिटरी वे में हो, दैट विल बी कंसीडर एज एम्प्लॉय कॉस्ट, ओके। तो जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है वो आपको लेना है, ओके। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको सर क्या लेना है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी बहुत सिंपल है, एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर व्हिच आर इनकर्ड to manufacture a product for provision or for provision of service can be directly traced in an economic feasible manner to a cost project cost object is known as direct expenses। देखो मटेरियल एंड लेबर को छोड़ दे तो जो भी कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में या फिर किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में यूज किया गया एंड जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो सकता है फाइनल प्रोडक्ट में, उसे क्या करेंगे, हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा सर, देखो कॉस्ट ऑफ द यूटिलिटी सच एज पावर एंड फ्यूल, स्टीम, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। रॉयल्टी पेड और पेबल फॉर प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए रॉयल्टी देना पड़ रहा है, फिर कोई फीस देना पड़ रहा है। देखो जैसे कि मैं आप लोगों के लिए क्लासेस शूट कर रहा हूँ, अब ये क्लासेस के शूट करने के लिए ना मुझे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह को फीस देना पड़ता है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह की सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिस सॉफ्टवेयर में ये एडिटिंग होता है, जिस सॉफ्टवेयर में ये क्लासेस रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा मेरे क्लास के लिए, ठीक है। हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट, कुछ इक्विपमेंट्स के लिए अगर मैंने खर्चा दिया है, कुछ इक्विपमेंट्स को भाड़े पे लाने के लिए अगर मैंने खर्चा किया है, तो वो भी क्या होगा, सपोज मैं डीएसएलआर किसी पर्सन का डीएसएलआर लाके शूट कर रहा हूं मेरे क्लासेस और उसके लिए मैं पर डे उसे 500 रुपीज पे कर रहा हूं, तो ये भी जो कॉस्ट आएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ, अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी टेक्निकल असिस्टेंट आपको चाहिए या फिर आपको कोई टेक्निक नो हाउ पेटेंट ये सब चाहिए, तो उसका जो भी खर्चा है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पेटेंट एंड पैटर्न्स, अगर आपके पास कोई मोल्ड से, पैटर्न से, पेटेंट से, उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट वो भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक डिजाइन एंड ड्राइंग, अगर कोई डिजाइन ड्राइंग स्पेसिफिक है जो कि प्रोडक्ट के रिलेटेड है, वो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी बोला कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज कर रहा हूँ वीडियो शूटिंग करने के लिए, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा।
ओके, अदर एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। अगर कुछ अदर एक्सपेंसेस है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए, तो वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें आएगा। सर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें आएगा, देखो फैक्ट्री ओवरहेड इज ऑल्सो नोन एज वर्क और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या क्या कॉस्ट आएगा सर फैक्ट्री ओवरहेड में? कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जो कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं, जो स्पेयर्स होते हैं, वो आपका आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो फैक्ट्री में, जो प्लांट में मशीनरी यूज होता है या फिर एसेट्स यूज होता है, प्लांट मशीनरी, इन सब का जो डिप्रिसिएशन है वो आ जाएगा। लीज रेंट ऑफ द प्रोडक्शन एसेट, अगर आपने कोई एसेट लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसका जो रेंट वो भी आपका डायरेक्ट, मतलब वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर मेंटेनेंस अगर आप फैक्ट्री बिल्डिंग का कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी का कर रहे हो, तो वो भी आ जाएगा। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, अगर जो भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज है, जैसे कि आपका सुपरवाइजर, ओके, जो फैक्ट्री में रह के लेबर्स की काम को देखता है ना, सुपरवाइजर का जो सैलरी है वो आपका इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। ठीक है, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, जो लोग ड्राइंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, उनकी जो भी कॉस्ट है उस डिपार्टमेंट की, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है वो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ द प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, WIP, ये जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। उसके साथ साथ एमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ द जिग्स, फिक्चर्स, टूलिंग, टूल वगैरह जो रह गया आपका, फिक्चर वगैरह हो जाएगा, जिग्स वगैरह जो रहा, उसका भी जो कॉस्ट है, उसका भी जो डिप्रिसिएशन है वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। तो ये सारे के सारे आपका आएंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। ओके, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्या क्या फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपकी कॉस्ट शीट का जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखो वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, the cost of opening and closing stock of WIP is adjusted to arrive the factory और work cost। आपको पता है कि WIP जो ओपनिंग WIP है उसे ऐड करना है, क्लोजिंग WIP को माइनस करना है। अच्छा सर, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्या होता है? देखो दिस इज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम टुवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो भी कॉस्ट आप यूज कर रहे हो तो वो भी आपका ऐड हो जाएगा, किस में ऐड हो जाएगा? वर्क कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड है, जो कि प्रोसेस के डेवलपमेंट के लिए, सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट और सर्विस के डेवलपमेंट के लिए, कि हम प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करें, हम प्रोडक्शन सिस्टम को कैसे इंप्रूवमेंट करें, प्लांट की कैसे इंप्रूवमेंट करें, सो दैट हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट विथ लेस टाइम बना पाए, वो सब आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉस्ट है उसमें आ जाएगा, जो कि रिलेटेड है प्रोडक्शन के लिए। ये भी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड है, जो भी एम्प्लॉइज की सैलरी हुआ, ऑफिस के रेंट वगैरह हो गया, जो कि प्रोडक्शन के रिलेटेड है, वो भी आपका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा वर्क कॉस्ट में। क्रेडिट ऑफ रिकवरीज, अच्छा अगर आपका कुछ स्क्रैप, वेस्ट, इन सबको बेच के कुछ पैसा आया है तो उसको आपको माइनस करना है। ओके, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, जो आपका एसेंशियल पैकिंग मटेरियल कॉस्ट है, जो प्राइमरी पैकिंग है, जिसकी वजह से पैकिंग मटेरियल कॉस्ट व्हिच इज एसेंशियल टू होल्ड एंड प्रिजर्व द प्रोडक्ट फॉर इट्स यूज बाय द कस्टमर, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज हम लोगों ने कवर किया था, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटेड टू जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो कि कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड में ऐड होता है। अच्छा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में क्या क्या आएगा? देखो डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर ऑफ कॉर्पोरेट एंड जनरल मैनेजमेंट, जो आपका जनरल मैनेजमेंट है, जैसे कि CEO, डायरेक्टर, इन लोगों का जो ऑफिस का रेंट है, इन लोगों का जो सैलरी वगैरह है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। तो उसमें एक आएगा डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर ऑफ कॉर्पोरेट और जनरल मैनेजमेंट, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज, अकाउंटेंट्स, डायरेक्टर्स, सेक्रेटरीज, इन सबका रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी ऑफिस का है, जो भी जनरल मैनेजमेंट है उनका जो ऑफिस का है, इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी,
ऑफिस सप्लाईज, जो भी पेन वगैरह होता है, ऑफिस के जो फाइल वगैरह होता है उसका जो कॉस्ट है वो भी आ जाएगा। लीगल चार्जेस, ऑडिट फी, कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्टर सिटिंग फीस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, मीटिंग एक्सपेंसेस, ये सब भी आपका क्या आ जाएगा, ये सब भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएगा, जो कि जनरल वाला है। ओके, अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में जो भी आपका सैलरी है सेल्स डिपार्टमेंट का वो आएगा, जो भी रेंट, डिप्रिसिएशन, मेंटेनेंस वगैरह सेल्स डिपार्टमेंट का वो आएगा। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग वगैरह में जो भी खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है, अगर आपका वेबसाइट वगैरह या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो सब आपका सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट सेकेंडरी वाला, जो आउटडोर पैकिंग होता है ना, आउटडोर पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, वो क्या होगा, वो आपका आ जाएगा। जितने भी आउटडोर पैकिंग कॉस्ट अपने स्टोर, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जो भी आपने खर्चा किया है वो आपका आ जाएगा आउटडोर पैकेजिंग, आउटडोर और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आ जाएगा, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जो भी आपका सैलरी एंड वेजेस है डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ का वो आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस कॉस्ट ये आपका आ जाएगा। ठीक है, एंड डिप्रिसिएशन वगैरह जो भी डिलीवरी वैन है, ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह ये सब आपका डिलीवरी वैन, डिलीवरी व्हीकल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब डिप्रिसिएशन वगैरह वो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है जो कि कॉस्ट शीट में उसका सेपरेट ट्रीटमेंट होता है। जैसे एक है एबनॉर्मल कॉस्ट, देखो एनी एबनॉर्मल कॉस्ट where it is material and quantifiable shall not form part of the cost of the production or acquisition or supply of the provision of the services. For example, cost pertaining to or arising out of pandemic or COVID-19, cost associated with employee due to shutdown lockdown. देखो, अगर कोई abnormal cost है जो कि huge है, जिसकी substantial amount है, जो कि notifiable है, उसका कॉस्ट कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। उसका ट्रीटमेंट आप कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करोगे। गवर्नमेंट ने जो भी आपको ग्रांट वगैरह दिया है, एनी सच टाइप ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आर रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू व्हिच कॉस्ट अमाउंट रिटर्न। देखो जो भी ग्रांट वगैरह आपको मिला है वो कॉस्ट से माइनस हो जाएगा, जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उससे माइनस हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है पेनल्टी, फाइन एंड डिमरेज। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर नॉट फॉर्म ऑफ कॉस्ट। पेनल्टी वगैरह आपने पे किया है, डैमेज वगैरह के लिए आपने कुछ फीस वगैरह पेश किया है, ठीक है, आपने डेमोरेज चार्जेस वगैरह पे किया है, फाइन वगैरह पे किया है, वो अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट, देखो इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एनी पेमेंट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड एंड इंसिडेंटल कॉस्ट दैट एन इक्विटी इन दैट एन एंटिटी इनकर इन अरेंजिंग दोज फंड्स। Interest and financial charges are not included in the cost of production. Interest and finance charges shall be presented in the cost statement as a separate item of cost of sale. देखो अगर इंटरेस्ट फाइनेंस चार्ज आपने दिया है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक सेपरेट आइटम के हिसाब से आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे जो है ना कॉस्ट ऑफ द सेल्स, इसी में एक और चीज ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाएगा, वो होगा इंटरेस्ट। अगर आपने इंटरेस्ट वगैरह पे किया है, इंटरेस्ट वगैरह फंडिंग के लिए आपने पे किया है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होके आएगा। ठीक है, सो मैं बोलूँ स्टूडेंट्स ये है आपका कंप्लीट डिटेल स्टडी ऑफ कॉस्ट शीट, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं बोलूंगा एक बार आप ये दो लेक्चर, जो लेक्चर 1 में हमने कॉन्सेप्ट कवर किया था मतलब फॉर्मेट कवर किया था, और लेक्चर 2 वाला, अगर ये एक भी लेक्चर आप देख लेते हो ना तो आराम से आप एग्जाम में कॉस्ट शीट का आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब 2 क्लासेस में हमने पूरा का पूरा थ्योरी कवर कर लिया। अब जो तीसरा एंड चौथा क्लास होगा उसमें हम 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, एक नॉर्मल वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और एक हाई लेवल वाला, एक मतलब डिफिकल्ट वाला लेवल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो 2 लेक्चर आएगा उसमें आपका कॉस्ट शीट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डन सर। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर एक और वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।